नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारा LT का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलने वाला है, तो आप लोग इत्मीनान से कॉपी पेन ले लीजिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए और अपने आंसर ज़रूर लगाइए। लास्ट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके जो मैंने 50 नंबर लिए हैं, 50 में से आपके कितने नंबर आए, तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, 6 प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे LT के करा चुकी हूँ, लगभग सभी में 50-50 हमने प्रश्न रखे हैं और बहुत महत्वपूर्ण उसमें आपके सिलेबस से जो आपके टॉपिक हैं उनसे ही मैंने प्रश्न बनाए थे। तो उम्मीद है आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। और आज हम बढ़ते हैं आगे अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वैधि भक्ति का संबंध किस काव्य से है? संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य या राम काव्य? तो आप अपना आंसर लगाइए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और उसके बाद ही अपना आंसर लगाइए। तो इसमें जो वैधि भक्ति है, सीधी सी बात है, इसका जो संबंध है वो राम भक्ति काव्य से है। तो इसके बाद अगला हमारा नंबर 2 प्रश्न है, रागानुरागा भक्ति का संबंध किस काव्य से है? संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य या राम काव्य? तो बताइए किस काव्य से है? तो बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कृष्ण काव्य धारा से इसका संबंध है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति काल से ये प्रश्न है, एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जब भक्ति काल के जो भक्ति आंदोलन है उसके जो उदय के विषय में था, तो इन्होंने उसके उदय के उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, उसके संबंध में इन्होंने ये बात कही है। ठीक, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है नंबर 4, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त ने? तो ये कहा है राम कुमार वर्मा ने। ठीक, अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। गौतम जो हैं वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कृष्ण नहीं है, यहाँ पे किस आपको ध्यान रखना है। ठीक, किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, मैंने अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण के भी बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो ज़रूर आप हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी के नाम से आप प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और उसमें मैंने प्रत्यय बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने इक प्रत्यय को बहुत अलग से वीडियो में बताया हुआ है। तो देखो, ऐतिहासिक, वार्षिक, वर्णिक या औद्योगिक, तो मैंने बताया था कि जिस भी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसका जो पहला स्वर होता है वो हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो ऐतिहासिक तो बिल्कुल इस दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, इसमें भी इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो और इसका जो पहला स्वर है वो दीर्घ हो गया है, आई हो गया है। वार्षिक का भी पहला जो स्वर है वो आ हो गया है, दीर्घ हो गया है। औद्योगिक में भी पहला स्वर दीर्घ है, तो इसका मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णिक नहीं होना चाहिए, वार्णिक होना चाहिए। अगर हमें इसमें इक प्रत्यय लगाना है तो वर्णिक का वार्णिक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस आदमी को यहाँ बुलाओ, रेखांकित विश्लेषण का प्रकार बताइए। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे विश्लेषण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विशेषण होना चाहिए था। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा और सही अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सही विशेषण यहाँ पे पूछा जा रहा है, उस आदमी को। तो आपको रेखांकित जो उस शब्द है उसमें विशेषण बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या निश्चयवाचक। तो सार्वनामिक ये विशेषण हो जाएगा। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करता है या विशेषण के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे जो आदमी है, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा के ठीक पहले जो है एक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, रेखांकित शब्द में विशेषण बताएं। गुणवाचक, संख्यावाचक,
परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। तो देखो जो जो अंडरलाइन है, जो आपको रेखांकित पद है कुछ, उसमें जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक। ठीक है, जहाँ पे किसी चीज़ की मात्रा को दिखाया जाता है वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब यहाँ पे परिमाणवाचक भी दो तरह के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें अगर हम देखें कुछ, तो कुछ जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे दिया रहता है कि 1 गिलास या 1 लीटर, तो हम निश्चित परिमाण उसको मानते, लेकिन यहाँ पे किसी पैमाने से नहीं बताया गया है, हमें नहीं पता कुछ का मतलब, हमें नहीं पता कितना है। तो जहाँ पे इस तरह के वो हो तो वहाँ पे परिमाण अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए हम क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, और यहाँ पे क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो चलिए 9वां प्रश्न है हमारा, क्रिया करने के साधन को क्या कहते हैं। तो देखिए क्रिया करने के साधन को करण कहते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ के द्वारा, यानी कि जो करता है उसके कार्य को करने का जो साधन होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो जो बाण है वो क्या होगा, बाण, तो बाण जो है वहाँ पे साधन हो जाएगा। ठीक है, तो वो कारक, ये करण कारक इसमें हो जाएगा। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, यदि वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता में कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो बताइए कौन सा है। बिल्कुल इसमें होना चाहिए नहीं है 100% हेतुमद भूतकाल। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह का संदेहात्मक जहाँ पे होता है तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे एक आशंका जैसा जताई जाती है कि यदि वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, तो उसे कहते हैं हेतुमद भूतकाल। ठीक, इसके बाद अगला हमारा 11वां प्रश्न है, पंजाब शेर है वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने इसी चैनल पर शब्द शक्ति वाला वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने अपना आंसर ज़रूर लगाया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो पंजाब शेर है वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो 3 ही हमारे पास शब्द शक्ति होती हैं और तीनों में से कोई एक ही यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसमें बिल्कुल लक्षणा जो है शब्द शक्ति है। पंजाब शेर नहीं है बल्कि पंजाब के लोग शेर हैं, यानी कि शेर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो शेर की तरह हिम्मत वाले होंगे या कुछ ऐसी विशेषताएं होंगे जिसके लिए उन्हें ये ये विशेषण का प्रयोग किया गया कि पंजाब शेर है। तो पंजाब शेर नहीं है, वहाँ के लोगों को ऐसा कहा जा रहा है ना। तो जहाँ पे इस तरह की हम रूढ़ियों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई मुहावरा हो सकता है, कोई लोकोक्ति हो सकती है, तो वहाँ पे हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जिसका मुख्य अर्थ क्या होता है, बाधित होता मुख्य अर्थ बाधित होता है, तो वहाँ पे उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 12वां, कवि शब्द का स्त्रीलिंग वाचक शुद्ध शब्द है। तो ये वर्तनी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वर्तनी से भी आपसे प्रश्न बनेंगे। तो क्या इसकी वर्तनी, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। तो इसमें से देखो 4 ऑप्शन आपके पास सेम आए हुए हैं, अब सही वर्तनी कौन सी होगी। तो आपको बता दूं इसमें जो सही वर्तनी है वो ऑप्शन ए है कवयित्री। कवि का जो सही स्त्रीलिंग होना है वो कवयित्री होता है। ठीक है, कई लोग कवियत्री करते हैं, कई लोग कवियत्री करते हैं, तो इस तरह से ये सारे गलत हो जाएंगे, कवयित्री होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गायिका शब्द का प्रत्यय है। तो गायिका में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इका, आ, का या इका। तो इसमें सीधी सी बात है, कै धन इका जो प्रत्यय है इसमें इका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हमारा अगला प्रश्न ले लेते हैं। 14वां प्रश्न है, कानन कठिन भयंकर भारी में अलंकार है। तो इसमें देखो छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या लाटानुप्रास। तो 4 हमारे यहाँ पे ऑप्शन हैं, ये अनुप्रास के भेद हैं, 5 भेद होते हैं। और कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पे क वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है।
और भौ वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन ए छेकानुप्रास होना चाहिए। जहाँ पर एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है वहाँ पे छेकानुप्रास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क शब्द एक बार तो आया है लेकिन उसकी एक बार फिर आवृत्ति हुई है। फिर वैसे ही भौ वर्ण की आवृत्ति एक बार फिर हुई है। तो आवृत्ति का मतलब पुनः आना, पुनः दोहराया जाना, तो उसको कहते हैं छेकानुप्रास, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, कनक लतासी प्राण प्रिय नई नयनन को सुख देत। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, कनक लतासी प्राण प्रिय नयनन को सुख देत। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताइए, अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक। तो सा, सी, से, सम, सरित, समाना, जहाँ पे इस प्रकार के शब्दों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है, सीधी सी बात है, वहाँ पे हमारा कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, ठीक। इसके पश्चात अगला हमारा 17 क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास, केशवदास, बिहारी या भूषण। तो इसमें जो है रास पंचाध्यायी जो रचना है उसके रचनाकार हैं नंददास। अगला हमारा प्रश्न है, कामायनी में सर्गों की संख्या है 11, 12, 14 या 15। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 सर्ग कामायनी में है। इसके पश्चात टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या इलाचंद जोशी। तो जो टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास है वो लिखा है आपके भगवती चरण वर्मा ने, ठीक है। उम्मीद है आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे और अपने आंसर लगा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 20वां, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल। यहाँ पे ये पंक्ति है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल। तो पंक्ति किस काव्य से ली गई है? राम की शक्ति पूजा, कामायनी, ग्रामश्री या आशु। तो बताइए किस काव्य से ली गई है, किस कविता से या किस काव्य कृति से ली गई है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कामायनी से ये ली गई है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेम में घनत्व अधिक होता है तो श्रद्धा में विस्तार कहने वाले आलोचक हैं। तो सीधी सी बात है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 14 जुलाई, 14 सितंबर या 14 जनवरी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो बताइए 343, 344, 345 या 346। तो राजभाषा के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो है ऑप्शन बी 344 अनुच्छेद में, ठीक। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, आदिकाल को जय काव्यकाल कहकर पुकारने वाले विद्वान हैं रामशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा आदिकाल को जय काव्यकाल कह करके पुकारा गया था, ठीक। अगला हमारा 25वां प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी, विजयसेन सूरी या जिनदत्त सूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शालिभद्र सूरी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सदल मिश्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है श्रद्धाराम फिलौरी। इसके बाद अगला आगे हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न नंबर 28 है, शैलेश मटियानी का मूल नाम है शैलेश, रमेश चंद्र सिंह मटियानी या चंद्र सिंह। तो आपको बता दूं 2011 का जो एलटी का पेपर हुआ था, 11 या माफ़ कीजिएगा शायद 11 या 14 में कोई पेपर हुआ था या 17 में हुआ था। तो आप मुझे थोड़ा कंफर्म करके अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए कि किस में ये पूछा गया था। लेकिन एलटी के ही किसी पेपर में ये पूछा गया था, या तो 14 में या 17 में पूछा गया था कि शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या है। तो उनका जो मूल नाम था वो था रमेश चंद्र सिंह मटियानी, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला हमारा प्रश्न है, किस उपन्यास में मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहाँ के मछुआरों के संघर्ष का अंकन हुआ है। देखो दोस्तों, आगे जो कुछ प्रश्न मैं आपको उपन्यासों से संबंधित, उनके विषय वस्तु से संबंधित बताऊंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपके ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि जो आपके उपन्यासों की पृष्ठभूमि को लेकर होते हैं, उनकी विषय वस्तु को लेकर होते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यासों की विषय वस्तु को लेकर के प्रश्न बनाए हैं, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहाँ के मछुआरों का संघर्ष किस में दिखाया गया है? बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, बलचन्मा या रतिनाथ की चाची। तो ये सारे जो उपन्यास हैं, पहले तो ये नागार्जुन के द्वारा लिखे गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, वरुण के बेटे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणुके किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन है? कितने चौराहे, परती परिकथा, जुलूस या मेला आंचल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जुलूस में ये सब जो शरणार्थी हैं उनका चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में धर्म एवं साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण हुआ है? भागे हुए लोग, कोई अजनबी नहीं, कबूतर खाना या आकाश कितना अनंत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भागे हुए लोग। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस उपन्यास में मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों का जीवन चित्रण हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सागर, लहरें और मनुष्य, जो कि उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला हमारा है, किस उपन्यास में गाजीपुर ज़िले के गंगोली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का चित्रण किया गया है? तो वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर लगाइए। दिल एक सादा कागज, आधा गांव, कटरा बी आरजू या टोपी शुक्ला। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, गाज़ीपुर ज़िले के गंगोली गांव के जो सिया मुसलमान हैं उनके जीवन को आधार बना करके लिखा गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आधा गांव। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आधा गांव जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर बताइएगा। अगला हमारा 34 क्वेश्चन है, किस उपन्यास में सुधा और चंदर के भावुकतापूर्ण प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उखड़े हुए लोग या लौटे हुए मुसाफिर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। सुधा और चंदर की जो प्रेम कथा है वो गुनाहों का देवता में चित्रित की गई है। ठीक, इसके पश्चात अगला हमारा प्रश्न है, आपातकाल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 35 नंबर मैंने 2 बार टाइप किया है। 35 नंबर पे 2 क्वेश्चन हैं, कोई बात नहीं, आपका फ़ायदा हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो देखिए, आपातकाल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है वे दिन, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर या डूबते मस्तूल। तो रात का रिपोर्टर जो है जो कि निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है, वो आपातकाल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लेखक हैं? तो सीधे से आंसर पर लिए चलती हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगाते रहिए। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया है, काफ़ी फेमस है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र कोहली का प्रसिद्ध उपन्यास महासमर किस विषय पर आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध, महाभारत की कथा। तो इसका सही आंसर मैं आपको सीधे से बता देती हूँ, महाभारत की कथा पर ये लिखा गया है। ठीक है, बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित उपन्यास है? आखिरी कलाम, ग्लोबल गांव का देवता, खुदा सही सलामत है या निष्कासन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल आखिरी कलाम जो है वो लिखा गया था बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना को लेकर के। ठीक है, अब आप ढूंढिए कि आखिरी कलाम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला हमारा प्रश्न है, तलाकशुदा दंपति और उनकी संतान को केंद्र में रख कर के लिखा गया उपन्यास है? महाभोज, आपका बंटी,
1 इंच मुस्कान या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपका बंटी जो है, जिसका केंद्र बिंदु बंटी नाम का एक छोटा सा लड़का है, जिसके माता पिता का तलाक हो जाता है और वो दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन इस पूरे उपन्यास के केंद्र में जो बंटी है वो बेचारा मतलब उसको न माँ का प्यार मिलता है ठीक से, न बाप का प्यार मिलता है। तो इस तरह से जो उसकी एक मानसिक दशा इस प्रकार की हो गई है कि वो एक बीच में लटका हुआ एक सुई की तरह लटका हुआ सा महसूस करता है अपने आप को। तो ये उस बच्चे की मनोदशा को चित्रित करने वाला एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। अगर आपको समय हो कभी तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, लिखा गया है। आधुनिक ईरान की रक्त रंजित इस्लामी क्रांति के पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। कठगुलाब, 7 नदियाँ, एक समंदर, आवा या छिन्नमस्ता। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और किसने ये लिखा है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास नहीं है। रात का रिपोर्टर, मुझे जाना चाहिए, एक ज़मीन अपनी या कितने पाकिस्तान। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कितने पाकिस्तान जो है वो सांप्रदायिकता पर लिखा गया उपन्यास है। सूचना क्रांति का जिक्र इसमें नहीं किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन या कर्मभूमि। तो ऑप्शन 41 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गबन की मुख्य पात्र है जालपा, ठीक। अगला प्रश्न है, मृणाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं। तो पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा या बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बताइए किसकी मृणाल जो है इनमें से किसी एक की मुख्य पात्र है, वो कौन से की है। तो बिल्कुल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पुनर्नवा की जो पात्र है वो मृणाल है, ठीक। अगला है, वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की पात्र है। मुझे चांद चाहिए, समरशेष है, 5 आंगनों वाला घर या अंतराल। तो 43 में जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुझे चांद चाहिए, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 44, कलयुग वर्णन किसकी रचना है। गौरी दत्त पांडे, श्यामाचरण पंत, कृष्णा पांडे या वंशीधर पाठक। तो इसका सही आंसर है कृष्णा पांडे ने कलयुग वर्णन लिखा है। कागज की नाव संस्मरण के लेखक हैं हिमांशु जोशी, शेखर जोशी, वंशीधर पाठक या शैलेश मटियानी। तो 45 का जो सही आंसर है वो है शैलेश मटियानी, ठीक। इसके पश्चात अगला प्रश्न है हमारा 46, प्रसिद्ध महाकाव्य भूमियाल के लेखक हैं अबोध बंधु बहुगुणा, जीवानंद श्रीयाल, चारुचंद्र पांडे, गोविंद वल्लभ पंत। तो बताइए कौन इसमें है। तो 46 में है ए अबोध बंधु बहुगुणा ने ये 15 सर्गों में लिखा गया एक महाकाव्य था, ठीक। कठौती में गंगा प्रसिद्ध रचना के लेखक हैं गौरी दत्त पांडे, गिरीश तिवारी, शिरदा अनपढ़ या वल्लभ डोभाल। तो 47 का जो सही आंसर है वो है सी, शिरदा अनपढ़ ने लिखा है कठौती में गंगा। अगला प्रश्न है, स्वदेश दीपक के प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल किस समस्या पर आधारित है। जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता। तो जो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक ने लिखा है, बहुत ही फेमस नाटक है, तो ये है जातिवाद पर। और जातिवाद कैसा, जो आर्मी में जो सैनिक होते हैं उनमें भी किस प्रकार का भेदभाव है, किस प्रकार का जातीय स्तर पर भेदभाव है, उसका चित्रण ये हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कथन किस रचना से है। प्रेम जोगिनी, ध्रुव स्वामिनी, कर्पूर मंजरी या नील देवी। तो 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी, गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण या विदुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है विदुर। विदुर ने ये कहा था कि, फिर से आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, ये कौरवों के लिए वो बेसिकली कह रहे हैं। तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी, गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा विदुर का ये कथन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपके माइनस करके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा और
इस प्रश्न पत्र को आप हल्के में ना लीजिएगा। ऐसा सोच के चलिए कि ये आपका जो एलटी का पेपर है कुछ वैसा ही है और आपको असली पेपर समझकर इसे हल करना है, तभी जाकर के आपकी अच्छी तैयारी होगी। और प्रैक्टिस सेट आप जितना चाहो उतना ज़्यादा कर सकते हैं। कैसा आपको ये वीडियो लगा, कैसे आपको प्रश्न लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक लिखना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।